तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ लिया जाता है हमारे फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स के अंदर, तो वो है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या होता है कि ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती है जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि हमारे जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं उसको सुन भी नहीं पाते हैं। नॉर्मली हमारे ह्यूमन ईयर्स जो है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम सुन सकते हैं। अब अगर जो फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी उसको हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलेंगे, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं, तो ये साउंड वेव्स होती है। अब 20 किलो हर्ट्ज से जो भी ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसीज़ है वो अपन नहीं सुन सकते हैं, तो इस वजह से उन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। और जो कॉमनली जो फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स हम यूज़ में लेते हैं हमारे क्लिनिक्स के अंदर वो होती है 1 मेगाहर्ट्ज़ और 3 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हम नॉर्मली हमारे क्लिनिक्स में यूज़ में लेते हैं। और ये 1 मेगा के अंदर है, तो कितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज़ वाली ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ की वेव्स होती है और ये हम सुन नहीं सकते। तो अब जो हमारी अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती है उनको हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। बिना कोई मीडियम के वो कभी ट्रैवल नहीं कर सकती। इसका मतलब अगर वैक्यूम कंडीशन हो तो वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो इनको हमेशा सॉलिड, लिक्विड या गैस चाहिए होता है, कोई मीडियम चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से ट्रैवल कर सके। और इसके अंदर भी जो सॉलिड होता है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ईजीली और बहुत ज़्यादा स्पीडली ट्रैवल कर जाती है। फिर लिक्विड के अंदर, और सबसे एंड में होता है गैस। गैस जो होता है बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर होता है अल्ट्रासाउंड की वेव्स को ट्रैवल करने के लिए। और इसका रीज़न बेसिकली ये है क्योंकि जब भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे जाके स्ट्राइक करती है हमारी जो वेव्स होती है अल्ट्रासाउंड की, तो वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो वो आगे अच्छे से ट्रैवल कर ही नहीं पाती है। तो इस वजह से गैस जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर है हमारी अल्ट्रासाउंड की वेव्स के लिए। आप देख सकते हो कि जो बोन है उसके अंदर वो कितना ज़्यादा स्पीडली ट्रैवल कर लेता है बोन के थ्रू। और जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि मसल हो गया या फिर फैटी टिश्यू हो गया, तो उसके अंदर वो 1500 की स्पीड से ट्रैवल कर लेता है। लेकिन जो एयर होता है उसके अंदर सिर्फ 340 अराउंड 340 की स्पीड से ही ट्रैवल कर पाता है। अब दूसरा चीज़ ये तो था कि उसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अब जो सेकंड चीज़ है वो है सोर्स मतलब कि जो अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जो वाइब्रेट कर रहा हो, तो जो वाइब्रेटिंग सोर्स की उसको एक ज़रूरत होती है ताकि जो अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है वो प्रोड्यूस हो सके। तो इसलिए ये दोनों रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं अगर अल्ट्रासाउंड की जो वेव है उसको प्रोड्यूस करना है और उसको अगर प्रोपोगेट करना है। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमेशा अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक वाइब्रेटिंग सोर्स या फिर ऑसिलेटरी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सपोज़ करो कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसको हमने वाइब्रेट करवाया, तब जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तब उसकी वजह से क्या होगा, अच्छे से देखना कि जब ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो जब वो उस तरफ वाइब्रेट करेगा तो उसके जो पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो पुश होंगे और वो अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स की तरफ ऐसे उसको करना पुश करेंगे। फिर जो उसके पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को पुश करेंगे, तो इस वजह से क्या होगा, एक ऐसी वेव उस तरफ प्रोड्यूस होगी। तो ये जब प्रोड्यूस हुई जब ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वाइब्रेट हुआ, तो अब जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वाइब्रेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ये वाले जो उसके जो पास में जो मॉलिक्यूल्स थे वो उस तरफ होंगे। तो अब क्या होगा कि अब वो वापस से जो अपने पास वाले मॉलिक्यूल से दूर जाएंगे अब, ठीक है। तो उस स्पेस को कवर करने के लिए उसके जो पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उधर आएंगे। तो अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जा रहे हैं। पहले वाली जो वेव थी उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, पास में जा रहे थे। तो इस वजह से जब भी जो अल्ट्रासाउंड की जो वेव होती है वो हमेशा ट्रैवल करती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर। मतलब कि अब ये जो वेव आपको दिख रही है, अब देखो कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर है आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेयर फ्रैक्शन।
अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जो आपस में बहुत पास पास में है, जिनको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और ये वापस से दूर दूर है मॉलिक्यूल, तो इसको बोलेंगे रेयरफेक्शन। तो इस फॉर्म के अंदर जो अल्ट्रासाउंड की जो वेव है वो ट्रैवल करती है रेयरफेक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और कंप्रेशन। तो रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन ऐसे इस फॉर्म में चलता रहता है। तो अभी हमने जो ट्यूनिंग फॉर्क वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत होती है अल्ट्रासाउंड की वेव्स की, जैसे कि 1 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 3 मेगाहर्ट्ज़। तो इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक स्पेशल क्रिस्टल का यूज़ में लेते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड का जो हेड होता है, जिसको पकड़ के हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके अंदर एक स्पेशल क्रिस्टल जो होता है वो लगा हुआ होता है। तो वो बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही हम उसके आसपास वोल्टेज लगाते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, अपनी जो थिकनेस है उसको कम ज़्यादा करता रहता है। उस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स है वो प्रोड्यूस होती है। तो अब ये आप देख सकते हो कि ये पूरा सर्किट है हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन का। तो ये जो है वो प्लग है जिससे हमारा जो मेन सप्लाई है, मेन पावर है, वो इसके थ्रू इसको मिलता है। और ये पूरा हमारा जो सर्किट है जहाँ से हम इंटेंसिटी या ये सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या, एक पावर सप्लाई, ये गेटिंग सर्किट, और ये हमारा ऑसिलेटर जनरेटर है। और ये जो होता है, ये हमारा जो हेड होता है, जो हमारा मेन हेड हेल्ड प्रोब होता है, जिसको पकड़ के हम जो ट्रीट करते हैं, तो उससे कनेक्टेड होता है कोएक्सियल केबल से। तो ये काफ़ी बड़ी कोएक्सियल केबल होती है यहाँ पे, जिससे ये जो होता है, जो हमारा हैंड हेल्ड प्रोब है, जो मेन जो हेड है अल्ट्रासाउंड का, उससे कनेक्टेड होता है। तो ये कोएक्सियल केबल होती है। तो ये हमारा जो है अल्ट्रासाउंड का हेड है, इसके अंदर एक लिंक इलेक्ट्रोड होती है और एक मेटल फ्रंट प्लेट होती है, और इन दोनों के बीच में हमारा जो क्रिस्टल है वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो पूरा अल्ट्रासाउंड का जो सर्किट है ये पूरा वर्क करता है रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बेसिकली एक लैंगविन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा था सबसे पहले। तो इसके अंदर क्या उन्होंने किया था कि जो एक क्रिस्टल लिया था, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो उन्होंने क्या किया था कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू प्रोड्यूस करवाई थी। बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू है ना दी थी, और उससे उन्होंने ये देखा कि जो क्रिस्टल है उससे क्या हुआ, बाद में अल्ट्रासाउंड की वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो वो होता है रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसका जो उल्टा होता है बिल्कुल, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम मैकेनिकल वेव्स यानी कि अल्ट्रासाउंड जो वेव्स अगर क्रिस्टल के थ्रू पास करवाएंगे तो उसके थ्रू क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल करंट। तो वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर हम इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसकी वजह से मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होगी, मतलब कि अल्ट्रासाउंड की वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मेन सर्किट होता है, तो जैसे सपोज करो कि हमने सबसे पहले स्विच ऑन किया, तो उसकी वजह से इसको मेन सप्लाई मिली। तो मेन जो सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, अराउंड 50 हर्ट्ज़। बट हमें तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का करंट चाहिए, लाइक अराउंड 1 मेगा हर्ट्ज़ का करंट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब ये 50 हर्ट्ज़ का करंट इस मशीन के अंदर जाता है तो इसके अंदर एक ऑसिलेटर सर्किट इसी चीज़ के लिए हमने फिट कर रखा है। तो अब ये क्या करता है, हमारा जो 50 हर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी का जो करंट है उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है 1 मेगा हर्ट्ज़, मतलब इतना ज़्यादा वो उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। तो अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो करंट है अब इस कोएक्सियल केबल के थ्रू इधर जाता है, अल्ट्रासाउंड का जो हेड है उसके पास जाता है। तो उससे क्या होता है कि अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा क्रिस्टल होता है उसके आसपास एक तो मेटल फ्रंट प्लेट होती है, जो आगे जो है वो है मेटल फ्रंट प्लेट, और उसके जो पीछे है ये वाली, इसको बोलते हैं हम लिंक इलेक्ट्रोड। तो अब जैसे ये जो करंट है, जो AC करंट है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, कभी प्लस होता है कभी माइनस, तो वो चेंज होता रहता है। तो जैसे ये AC हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट इधर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल जो है हमारा, जो रेड कलर में जो क्रिस्टल है उसके आसपास कभी प्लस कभी माइनस, कभी माइनस कभी प्लस, तो ये बार बार जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहेगी। तो
ये जो मेटल की जो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई है, कभी उनके ऊपर प्लस आएगा, कभी माइनस, कभी माइनस, कभी प्लस, तो ये ऐसे चेंज होता रहेगा, पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि क्रिस्टल जो होता है बहुत इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अगर इनके जो पोलैरिटी है उनके आसपास में अगर वो चेंज होगी तो उसकी वजह से जो उनकी थिकनेस होती है, उनका जो शेप होता है वो भी चेंज होने लग जाता है। तो जो ये जैसे हमारा ये क्रिस्टल है, तो कभी तो वो थिक हो जाएगा, कभी वो थिन हो जाएगा, तो जैसी पोलैरिटी होगी उस हिसाब से जो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो कभी ये थिक हो जाएगा, कभी ये थिन हो जाएगा, मतलब वो ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। तो अब क्योंकि वो ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, उस वजह से जो वाइब्रेशंस, जो वेव्स जो प्रोड्यूस करेगा ये, तो उसके अंदर भी क्या होगा, कभी कभी वेव्स जो होगी वो कंप्रेस होगी, कभी दूर जाएगी, तो उस वजह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन वाली वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऑसिलेटर सर्किट होता है, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव्स इसको देगा, इस क्रिस्टल को देगा, उसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स, उसी फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड की वेव्स ये क्रिस्टल प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर ये 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का करंट अगर क्रिस्टल को देगा तो क्रिस्टल 1 मेगाहर्ट्ज़ की ही अल्ट्रासाउंड की वेव्स प्रोड्यूस करेगा। अगर ये जो ऑसिलेटर सर्किट है 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का करंट उसको देगा तो ये जो क्रिस्टल होगा वो 3 मेगाहर्ट्ज़ की ही अल्ट्रासाउंड की वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो क्रिस्टल होता है, क्योंकि अब ये रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है, तो इस क्रिस्टल को भी हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो अब हमने बाकी सबका तो रोल देख लिया, बट इसमें गेटिंग सर्किट भी है, तो उसका क्या रोल है। तो ये जो गेटिंग सर्किट है वो क्या करता है, ये हमारा जो ऑसिलेटर सर्किट है कभी उसको ऑन करता है, कभी ऑफ कर देता है, कभी ऑन करता है, कभी ऑफ कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर सपोज करो कि कभी हमें पल्स्ड वेव की ज़रूरत है, पल्स मतलब कि कभी अल्ट्रासाउंड की वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी बिल्कुल ऑफ है वो, कभी प्रोड्यूस हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो अगर हमें पल्स्ड वेव्स की ज़रूरत होती है तब हम ये जो गेटिंग सर्किट है वो कैसे प्रोड्यूस करता है कि जो ऑसिलेटर सर्किट है कभी उसको बंद कर देता है, कभी उसको ऑन कर देता है, कभी बंद कर देता है, कभी उसको ऑन कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो पल्स फॉर्म में होती है। तो ये जो हमारा क्रिस्टल है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, तो ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स के अंदर भी अवेलेबल होता है, और जो कॉमनली यूज़ में लिया जाता है जो मटेरियल वो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है और वो नेचुरली भी अवेलेबल हो जाता है, वो हमें आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ और भी क्रिस्टल्स होते हैं जैसे कि लेड जर्कोनेट टाइटेनेट या फिर बेरियम टाइटेनेट, ये आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है इनको, ये नेचुरली अवेलेबल नहीं होते। तो ये कुछ टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हम यूज़ में ले सकते हैं, कॉमनली क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही यूज़ में लिया जाता है इसके अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होनी ज़रूरी है जब भी आप अल्ट्रासाउंड की मशीन यूज़ में ले रहे हो, कि कभी भी जो अल्ट्रासाउंड का जो हेड है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी की भी ट्रीट कर रहे हो तो आपकी उसकी स्किन और अल्ट्रासाउंड की मशीन के बीच में भी एयर नहीं आनी चाहिए, और आपको कभी भी ऐसे उसको फ्री ऐसे एयर के कांटेक्ट में नहीं छोड़ना है अगर वो ऑन है तो उसका मेन रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पहले भी, कि अगर हम जैसे सपोज करो ये अल्ट्रासाउंड का हेड है और उसको हमने ऑन करके है ना एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जैसे अल्ट्रासाउंड की जो रेस है ये पास हो रही है और यहाँ पे एयर बबल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो एयर बबल को स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेव्स वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके अल्ट्रासाउंड के ही अंदर, उसके हेड के अंदर ही वापस आ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो अल्ट्रासाउंड का जो वेव्स है उसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा उसके हेड के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है अल्ट्रासाउंड के हेड के अंदर बढ़ जाएगी उसका कंसंट्रेशन, तो वो क्या करती है, क्रिस्टल को भी डैमेज कर सकती है। तो इस वजह से हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर ये मशीन ऑन है तो फिर उसका जो हेड है उसको एयर के कांटेक्ट में मत लेके आना, वरना क्रिस्टल जो है उसको भी डैमेज हो सकता है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न जो अल्ट्रासाउंड की मशीन्स है उनके अंदर एक स्पेशल कांटेक्ट सेंसर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है बेसिकली, अगर वो कांटेक्ट वो सेंस कर लेता है कि अगर जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है कभी भी एयर के कांटेक्ट में अगर आएगी तो वो क्या करेगा कि इधर की जो पावर सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देगा। तो उस वजह से क्या होता है कि वो क्रिस्टल जो है वो बच जाता है, क्योंकि यहाँ से पावर ही वो कट कर देता है। तो हमने ये तो देख लिया कि अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होती है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो कॉमनली यूज़ में ली जाती है
क्लिनिक्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो होती है हमारी 1 मेगा हर्ट्ज़ की और 3 मेगा हर्ट्ज़ की। तो अब आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि इन दोनों में से जो 3 मेगा हर्ट्ज़ है वो ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कम डीप तक वो स्किन के पेनिट्रेट कर पाएगा। मतलब जैसे ये हमारी स्किन है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्योंकि अब ये 3 मेगा हर्ट्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये कम डेप्थ तक पेनिट्रेट कर पाएगा। लेकिन क्योंकि 1 मेगा हर्ट्ज़ जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी कम है तो इस वजह से वो ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही वो कम डीप तक पेनिट्रेट कर पाएगी हमारी स्किन के। तो अब क्यों ऐसा होता है, तो उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना तो वो इतना ही ईजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। जो हमारी स्किन हो गई या ब्लड वेसल्स हो गए तो वो सब क्या करते हैं, बहुत ईजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 3 मेगा हर्ट्ज़ वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बहुत ज़्यादा ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस वजह से जो हमारा जो सुपरफिशियल वाले जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो ही इतना अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो डीप तक इतना जा ही नहीं पाती। तो उस वजह से ये ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का अगर हम अल्ट्रासाउंड देंगे। अब ये जो होती है वो कम हाई फ्रीक्वेंसी की होती है तो इस वजह से वो इजीली उसको इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, इस वजह से वो ज़्यादा डीप तक अच्छे से पेनिट्रेट हो पाती है। तो अब क्योंकि जो 3 मेगा हर्ट्ज़ वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है तो उस वजह से ये जो 3 मेगा हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है ये उन कंडीशंस के अंदर ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है जहाँ पे अगर हमें सुपरफिशियल जो हमारा टिश्यू है उसको हीट करना है, उसको हीट देनी है। तो इस वजह से ये उन कंडीशंस के अंदर ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है कि अगर हमें सिर्फ 2 या फिर 1.6 सेंटीमीटर जितना डेप्थ तक ही हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, इतनी ही हीट, इतनी डेप्थ तक ही हमें हीट प्रोड्यूस करनी है। और जो 1 मेगा हर्ट्ज़ जो है ये हम उन कंडीशंस के लिए ज़्यादा यूज़ में लेते हैं जिसमें हमें जो डीप टिश्यूज़ जो है उसको इंजरी हो रखी है उसको हमें हील करना है, क्योंकि ये ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट हो पाती है। तो इस वजह से जो कि 4 सेंटीमीटर या फिर जो 5 सेंटीमीटर डीप जितना अगर इंजरी हो रखी है या फिर उतना नीचे तक अगर हमें डीप हीलिंग देनी है तो उसके लिए हमें 1 मेगा हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसीज है हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट हो पा रही है। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या होता है ना कि जब भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है तो जितना ज़्यादा वो डीप तक जैसे जैसे जाती है तो उसकी जो एनर्जी है वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती रहती है। तो वो जितना ज़्यादा डीप तक जाती है तो उस हिसाब से वो कम होती रहती है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ऐसी कोई डिस्टेंस नहीं है कि जहाँ पे जाके वो एकदम ज़ीरो हो जाती है, तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। बस ये है कि जितना जैसे जैसे डीप तक जाती रहती है तो वो कम होती रहती है। तो इसी वजह से एक डिस्टेंस होती है जिसको बोलते हैं हम हाफ वैल्यू डिस्टेंस। अब हाफ वैल्यू नाम से ही पता चल रहा है कि हाफ मतलब कि इस टाइम पीरियड पे क्या होता है कि जैसे हम सपोज करो कि जब अल्ट्रासाउंड की वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी उस टाइम उसके अंदर 100% पूरी एनर्जी थी। बट जैसे जैसे वो डीप तक जा रही थी तो एक डिस्टेंस आई हाफ वैल्यू डिस्टेंस, जिस टाइम पे वो बिल्कुल पहले से हाफ हो गई, मतलब 50% हो गई उसकी एनर्जी। तो पहले जितनी प्रोड्यूस हो रही थी तो बिल्कुल उसकी हाफ हो गई। तो वो जो डिस्टेंस होती है जिस टाइम पे वो अपने इनिशियल लेवल की बिल्कुल हाफ हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाफ वैल्यू डिस्टेंस। तो अब ये जो हाफ वैल्यू डिस्टेंस है तो वो ऑब्वियसली जो 1 मेगा हर्ट्ज़ वाली जो फ्रीक्वेंसी है हमारी उसके लिए ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो 1 मेगा हर्ट्ज़ वाले होते हैं वो ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो उस वजह से ये जो 1 मेगा हर्ट्ज़ के लिए जो हाफ वैल्यू डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है और वो होती है 4 सेंटीमीटर। और जो हमारा 3 मेगा हर्ट्ज़ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा डीप तक नहीं जा पाता, तो इस वजह से उसकी जो हाफ वैल्यू डिस्टेंस है वो भी कम होगी, तो वो होती है 2 सेंटीमीटर। तो जब भी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म होती है। मतलब कि इसमें बहुत सारे पीक्स होती है, बहुत सारे पीक्स होती है, बहुत सारे ट्रफ्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पीक, बहुत सारे ट्रफ और बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म और इरेगुलर होती है स्टार्टिंग में। तो ये जो जोन होता है
उसको हम बोलते हैं नियर जोन, नियर फील्ड, और इसको हम फ्रेस्नेल जोन भी बोलते हैं। तो ये जो जोन होता है, ये स्टार्टिंग में क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक की जो वेव्स प्रोड्यूस होती है ना, वो एकदम सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, जैसा कि आप देख सकते हो। बट जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, तो फिर वो स्प्रेड होना चालू हो जाती है अल्ट्रासोनिक की वेव्स। बट इसके बाद वाला जो होता है वो होता है फार फील्ड। तो फार फील्ड के अंदर जो वेव्स होती है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, जैसा कि आप देख सकते हो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, बट वो स्प्रेड होना चालू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फार फील्ड। तो जो हमारा जो मेन जो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा जो नियर फील्ड है वो ज़्यादा यूज़ में आता है बजाय फार फील्ड के। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा नियर फील्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टाइम भी आता है जब जो वेव्स, कुछ वेव्स होती है जो कि आउट ऑफ फेज होती है, कुछ वेव्स जो होती है वो इन फेज होती है। आउट ऑफ फेज मतलब कि जैसे ये एक वेव थी और जो दूसरी वेव आई वो ऐसी आई, उसको ऐसे सुपर इम्पोज हुई उसके ऊपर, तो एक है प्लस और एक है माइनस, तो वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। और कुछ वेव्स जो होती है जैसे ये है और इसको जो सुपर इम्पोज कर रही है, तो वो भी उसके जैसी ही होती है, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक तरह से उसको री इन्फोर्स करेगी। तो कुछ ये होती है इन फेज और ये होती है आउट ऑफ फेज। तो कुछ वेव्स होती है जो आउट ऑफ फेज होती है, कुछ वेव्स जो होती है वो इन फेज होती है। तो जो आउट ऑफ फेज होती है वो सारी कैंसिल हो जाती है, जो सिर्फ जो इन फेज वाली वेव्स होती है वो आगे आगे फिर प्रोपोगेट करती है। और ये जो डिस्टेंस होता है, जो नियर फील्ड की जो जहाँ तक नियर फील्ड होता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी r² बाय वेवलेंथ। तो अब जैसे ये है जो नियर फील्ड जो डिस्टेंस होती है उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है r² बाय वेवलेंथ। तो इसमें r जो है वो एक्चुअली रेडियस है, जो हमारा अल्ट्रासाउंड का जो हेड है तो उसकी जो रेडियस होती है उसका हेड का, तो वो है इसमें r। और जो वेवलेंथ मतलब जो अल्ट्रासाउंड की जो वेवलेंथ है तो वो है ये। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, राइट, क्योंकि है ना जो वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका मतलब इसके इनटू में हम इसको लिख सकते हैं। तो जितना बड़ा अल्ट्रासाउंड का हेड होगा, मतलब जितनी बड़ी रेडियस होगी, उतना ही ज़्यादा हमारी नियर फील्ड का डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो नियर फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के और फ्रीक्वेंसी के। तो इस वजह से जितना बड़ा रेडियस होगी उतनी ही ज़्यादा जो डिस्टेंस होगी वो नियर फील्ड की होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जैसे सपोज करो कि 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही नियर फील्ड जो है उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर हम कंपेयर करें 1 मेगाहर्ट्ज़ का और 3 मेगाहर्ट्ज़, और दोनों के अंदर जो रेडियस है वो सेम है, तो क्योंकि अब जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ इसके अंदर ज़्यादा है, तो जो नियर फील्ड होगा वो भी इसके अंदर ज़्यादा होगा बजाय 1 मेगाहर्ट्ज़ की, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कम है और जो नियर फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और रेडियस के। और ये ही सेम टू सेम चीज़ अगर हम देखें कि ये दोनों के अंदर 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, बट इसके अंदर जो रेडियस है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा कि अब क्योंकि इसके अंदर रेडियस ज़्यादा है, तो जो और रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो नियर फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, और इसके अंदर जो रेडियस 15 ही है तो नियर फील्ड भी जो होगी वो कम होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटीन्यूएशन। तो एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे जितना डीप अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है वो ट्रैवल करती है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो जैसे जितना डीप ट्रैवल करती है उसके साथ साथ कम होती रहती है। तो उसका मेन रीज़न होता है, 2 वजह से होता है ये, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन और जो सेकंड होता है वो होता है स्कैटरिंग। तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारी डीप, हमारी स्किन, हमारा सबक्यूटेनियस फैट हो गया, मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, तो जैसे जैसे वो डीप ट्रैवल करती है तो हमारी जो स्किन और ये सब जो मसल्स होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती जाती है और उसको कन्वर्ट कर देती है हीट के अंदर। तो इस वजह से जो हमारी एनर्जी है वो जैसे जितना डीप जाती है तो वो लॉस होती रहती है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है वो भी उनके अंदर ज़्यादा होता है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और वाटर का कंटेंट कम होता है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा कार्टिलेज हो गया, या फिर हमारा लिगामेंट हो गया,
या टेंडन्स हो गए, तो इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। और प्रोटीन में अभी कौन सा, कोलेजन फाइबर्स, तो इनके अंदर ज़्यादा होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड की एनर्जी और उसको हीट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और उस वजह से टाइम के साथ धीरे धीरे लॉस होती रहती है हमारी अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होती है। और इसके अलावा हमारी ब्लड वेसल्स भी होती है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि फ़ैट हो गया, तो उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन का कंटेंट कम होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है यूवी रेज को, और वो इजीली उसके थ्रू पास हो जाता है। स्कैटरिंग में क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये हमारी अल्ट्रासाउंड की जो रेस है वो जा रही है हमारे टिश्यूज़ के अंदर डीप में, तो जैसे सपोज करो इसने कोई ऐसी चीज़ को स्ट्राइक किया जिसका इम्पीडेंस जो था वो ज़्यादा था, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, कुछ जो रेस होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब क्या हुआ, ये जो रिफ्लेक्ट हो गई वो आगे नहीं जा पाई, पहले 4 थी अब 3 हो गई, तो इस वजह से क्या होता है बीच बीच में जैसे अब बोन आ गई, अब तो उस टाइम पे भी क्या होती है, कुछ जो रेस होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस से, तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे वो डीप तक जाती रहती है तो रिफ्लेक्शन वगैरह की वजह से उसका जो पूरा आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। अब आप देख सकते हो कि ये 3 लेयर्स हैं, फैट, मसल्स एंड बोन, मतलब कि हमारी स्किन थी उसके जस्ट नीचे, फिर बाद में स्किन के लेयर्स के नीचे क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट, फिर मसल्स और फिर लास्ट में बोन। तो अब फैट जो होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से एब्जॉर्प्शन जो होता है इधर बहुत कम होती रेस का, तो इस टाइम कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा था यूवी रेस का सबक्यूटेनियस फैट तक। फिर अब आती है मसल्स, तो मसल्स जो होती है उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है अच्छा, तो उस वजह से इसने काफ़ी एब्जॉर्ब कर लिया रेस को और उसका जो कंसंट्रेशन है, फिर जैसे जैसे डीप गई तो अब मसल्स ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से इसका जो कंसंट्रेशन है यूवी रेस का वो कम हो गया। अब आता है हमारा बोन, अब बोन जो होता है वो और भी अच्छा एब्जॉर्ब करता है यूवी रेस को और रिफ्लेक्ट भी बहुत अच्छा करता है, इस वजह से और ज़्यादा कम हो गया जो यूवी रे जो अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है उसका कंसंट्रेशन और कम हो गया। तो जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे वो डीप तक जा रहा है तो उसका जो लेवल है, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन होने के कारण कम हो रही है। अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो फर्स्ट है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि ये हमारा अल्ट्रासाउंड था, उसकी जो वेव्स थी वो आ रही थी, तो अब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि वो हमारी मसल्स के ऊपर स्ट्राइक हुई, तो अब क्या हुआ कि जो मसल्स था उसका जो इम्पीडेंस मतलब कि रेजिस्टेंस वो जो था वो ज़्यादा था, उस वजह से क्या होगा कि जो अल्ट्रा साउंड की जो रेस है उसका जो ओरिजिनल पाथवे था वो था ऐसे, बट वो क्या हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथवे से डेविएट हो जाएगी, तो वो चली जाएगी उस तरफ। तो उनका जो ओरिजिनल पाथवे था वो तो था स्ट्रेट, बट वो क्या हो गई, डेविएट हो गई, क्योंकि जो जिधर वो एंटर हो रही है अब उसका जो इम्पीडेंस था वो ज़्यादा था। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे सपोज करो कि हमारा जो टारगेट जो टिश्यू था वो यहाँ पे था, ठीक है, हम चाहते थे कि जो रेस है वो यहाँ पे आके इसको ट्रीट करे, तो हमारा जो टारगेट टिश्यू जो था वो यहाँ पे था, अब क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो गई तो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे वो ट्रीट ही नहीं कर पाई, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अगर हमारा टारगेट टिश्यू ये है तो जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है उसका स्किन के परपेंडिकुलर अल्ट्रासाउंड का जो हेड है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो रिफ्रैक्शन कम से कम हो और हमारा जो टारगेट टिश्यू के ऊपर ही डायरेक्ट उसकी जो वेव्स है वो जा सके। अब जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स की वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि हमारी जो अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स थी वो ट्रैवल कर रही थी और एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर उसने स्ट्राइक किया, जैसे सपोज करो यहाँ पे बोन को ले लेते हैं, तो जब वो इधर चल रही थी तो इधर का जो इम्पीडेंस था वो कम था, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस जो था वो कम था, और एकदम से जब उसने दूसरे मीडियम को स्ट्राइक किया और ये सपोज करो कि बोन है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा कि कुछ जो रेज है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वापस से वो जो रेस है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और बाकी की जो रेस है, क्योंकि जो बोन होता है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रा साउंड की वेव्स को, इसलिए बाकी की जो रेस होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पे, तो बाकी की जो रेस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ जो रेस है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से अब होता क्या है कि क्योंकि जब ये जो बोन है
वो उसकी जो पेरियोस्टियम मतलब कि जो बोन की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो एवेस्क्यूलर होती है। एवेस्क्यूलर मतलब उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन के कारण वो हीट में कन्वर्ट हो गई बाद में अल्ट्रासाउंड की जो रेस है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेरियोस्टियम पे हीटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो हीट अप हो जाता है। इस वजह से अगर हम ऐसी जगहों पे अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं जहाँ पे बोन जो है बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है, जैसे कि हमारा पटेला हो गया या फिर हमारा ऑलिक्यूलर प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे क्या है, जो बोन है वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है, तो यहाँ पे कभी भी अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है, तो वो बहुत जल्दी जो रेस है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और हीटअप हो जाएगी। तो पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर सकता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। ब्लड सप्लाई यहाँ पे होती तो वो हीट को लेके चला जाता, जो ब्लड होता वो हीट को लेके चला जाता और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देता, बट क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई है नहीं, उसकी वहाँ पे ब्लड वेसल्स है नहीं, तो उस वजह से क्या होता है यहाँ पे हॉटस्पॉट बन जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसे एरियाज़ को ट्रीट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, जैसे हमारा पाम को लेते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा थिन एरिया है। तो सपोज़ करो अगर हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन यूज़ में ले रहे हैं तो ईजिली वो इन लेयर्स को पास कर लेती है। तो हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज़ में ले रहे हैं और अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो है वो आराम से इसको पास कर गई, और जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे एयर था, तो एयर के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक होके वापस से वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और उस वजह से अगर हम अल्ट्रासाउंड यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं तो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मेरे यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन या फिर यहाँ पे मुझे हीट जो है वो सेंसेशन हो रहा है, तो वो भी हो सकता है इसकी वजह से। अभी के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी, बाकी सारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी।